नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की विशेष सीरीज में आज हम मॉडल पेपर सेकंड लेकर आए हैं। इसमें हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित। ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और इनके बार बार रिपीट होने की संभावना रहेगी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? काफी सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। हिमालय का मयूर इसको बोला जाता है, हिमालय का मयूर नाम से फेमस है। ठीक है, ये हमारा राज्य पक्षी है। ठीक है, ये 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाने वाला पक्षी है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो प्रिय भोजन है वो है आलू। ठीक है, आलू इसका प्रिय भोजन है। आलू की फसल को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षी कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये किसी चट्टान पे या पेड़ के छेद में अपने अंडे को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? बुरांस है, कमल है, ब्रह्म कमल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल हमारा दोस्तों राज्य पुष्प कहलाता है। ये 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा राज्य पुष्प है। ये दोस्तों एस्टेरिसी कुल का पौधा है। इसका कभी कुल पूछा जा सकता है। तो ये एस्टेरिसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी पूछा जाता है। वो है सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये किस मंदिर में अर्पित किया जाता है ये भी पूछा जाता है। ये भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, यानी कि केदारनाथ मंदिर में ये पुष्प को अर्पित किया जाता है। ठीक है, इसको सौगंधिक पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सौगंधिक पुष्प ये कहाँ पर जाना जाता था? आपका महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, महाभारत का जो वन पर्व है वहां पर इसको सौगंधिक पुष्प भी बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अस्कोट के बारे में हमने आपको कल भी बताया था। तो दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में अवस्थित है। 1986 में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करी गई थी। ठीक है, कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में है और ये कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, कस्तूरी मृग जो कि हमारा राज्य पशु है। ठीक है, राज्य पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। काइसोगास्टर। ठीक है, मास्कस काइसोगास्टर ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी मृग एवं संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जिसको कि कांचुला खर्क में है। ठीक है, ये दोस्तों कांचुला खर्क एक्चुअली कहाँ पर है? चमोली जिले में। ठीक है, चमोली में, और 1982 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो कांचुला खर्क चमोली जिले में है और यहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुष्प कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां? ये पुष्प ब्रह्म कमल होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां? तो अभी मैंने आपको बताया 24 यहाँ पर प्रजातियां हैं और 210 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य वृक्ष बुरांस के फूल लगने का समय है? काफी अच्छा प्रश्न है। राज्य वृक्ष बुरांस के फूल लगने का क्या समय है? फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या फिर नवंबर से जनवरी? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, फरवरी से अप्रैल। ठीक है, राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है। ठीक, और इसमें जो फूल है दोस्तों, ये मकर संक्रांति के बाद जब गर्मी बढ़ती है तो तब ये धीरे धीरे खिलना स्टार्ट होता है और बैसाखी तक ये पूरा खिल जाता है। तो ये समय कब आएगा? फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में। ठीक है, बुरांस से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, रोडोडेड्रॉन, ये सभी आप याद करिए। अर्बोरियम।
ठीक है, ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो बुरांस के फूल का रंग है वो हल्का पड़ता चला जाता है। ठीक है, नीचाई यानी कि कम ये आपका देखा जाए तो 1500 से लेके 4000 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहाँ पर जो बुरांस के फूल पाए जाते हैं या बुरांस के वृक्ष में जो फूल लगते हैं उनका रंग चटक लाल होता है, बिल्कुल गहरा लाल। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो फिर इनका जो कलर है वो हल्का हो जाता है और 11,000 फुट की ऊंचाई पे 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग के। तो ये सब चीज़ें आप याद करिएगा। राज्य वृक्ष हमारा कौन है? बुरांस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए, हमारे उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, लेकिन जब इसका गठन किया गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, और ये 27वें नंबर का राज्य था भारतीय गणतंत्र का और हिमालय राज्यों में इसका क्रम था 11वां। ठीक है, लेकिन गठन के बाद इसका नाम चेंज किया गया 1 जनवरी 2007 को। तो पहले था उत्तरांचल और बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न देखिए, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? तो नया राज्य कब आया? अभी मैंने आपको बताया 9 नवंबर 2000 को नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए, 13 हिमालय जिलों से को हमने मिलाकर अपना उत्तराखंड बनाया। उस समय पर नाम क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? काफी अच्छा प्रश्न है। कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए? देखिए दोस्तों, हमारी टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 15 आरक्षित हैं। ठीक है, इसमें 2 एसटी को जाती हैं, 13 सीटें एससी को जाती हैं। ठीक है, 13 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। जो 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, एक तो है चक्राता, दूसरी है नानकमत्ता। चक्राता सीट यानी कि देहरादून के अंतर्गत आएगी और नानकमत्ता यानी कि उधम सिंह नगर। तो यहाँ पर कौन सी है? चक्राता विधानसभा सीट। ठीक है, तो जो चक्राता विधानसभा सीट है दोस्तों, ये एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा, कोई बात नहीं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ठीक है, हमारे विधानसभा सीटों में कुल कितने सदस्य हैं? 70, यानी कि विधानसभा सीटें कुल मिला के 70 हैं। ठीक है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, आपको कथन और जो इसका कारण है ये बताना है। ठीक है, ये आर होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है और उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य। देखिए, पहला वाला तो सही है, कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। हमारी द्विसदनीय विधायिका नहीं है, हमारी एक सदनात्मक विधायी है। ठीक है, एक सदनात्मक विधायिका है। ठीक है, एक सदनात्मक का मतलब जो हमारा विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल है उसमें केवल विधानसभा और राज्यपाल है। ठीक है, विधानसभा और राज्यपाल, हमारे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, कुछ राज्यों में क्या होती है? द्विसदनात्मक होती है, यानी कि वहाँ विधानसभा भी होती है, वहाँ विधान परिषद भी होती है और वहाँ पर राज्यपाल। ठीक है, तो उनसे मिला के विधानमंडल बनता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश था पहले, तो जब उत्तराखंड था तो यहाँ पर 9 विधान परिषद की सीटें भी थी। ठीक है, 9 विधान परिषद की सीटें भी थी। ठीक, तो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राज्य है वो एक सदनात्मक है, यानी कि एक ही सदन है, वो है विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उत्तरांचल का एक जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। काफी सिंपल सा प्रश्न है। रुड़की दोस्तों ये जिला नहीं है, ये रुड़की हमारे हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। तो ये रुड़की एक्चुअली क्या है? एक तहसील है। ठीक है, राज्य में इस वक्त कितनी तहसीलें हैं? 110 और 95 ब्लॉक। अभी वन क्षेत्राधिकारी पूछा गया था कि राज्य में कितने ब्लॉक हैं, तो अभी 95 ब्लॉक है। तो जो रुड़की है ये ब्लॉक भी है और साथ में तहसील भी है हरिद्वार की। ठीक है, बाकी रुद्रप्रयाग जिला है, उधम सिंह नगर और बागेश्वर ये तीनों के तीनों जिले हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा ही उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत कैसे की स्थापना कैसे होती है? जैसे अभी हमारे उत्तराखंड में क्या है ना, त्रिस्तरीय प्रणाली है, लागू है। सबसे ऊपर है जिला पंचायत, फिर आती है क्षेत्र पंचायत और फिर क्या आती है? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत है इसके सदस्यों को जैसे या जो इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक की आयु के सदस्यों के द्वारा होता है, यानी कि उनके मतदान के से ही होता है। ठीक है, तो जो ग्राम सभा उसकी स्थापना तो राज्य सरकार ही करेगी, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं, उनके चुनाव से होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार इसमें रिलेटेड इसमें कभी कभार हमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरांचल ग्राम सभा की स्थापना क्या होगी? वो तो राज्य सरकार के द्वारा ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? हमारे राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? 1, 3, 8, 9। तो इसका राइट आंसर है 8 अभी नगर निगम है। जैसे मैंने आपको पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताया, ऐसी नगर निकाय प्रणाली भी है। तो वहाँ भी दोस्तों हमारी त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें इसमें सबसे ऊपर कौन होते हैं? नगर निगम। ठीक, नगर निगम। फिर नगर निगम के बाद आते हैं नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, और फिर आती है नगर पंचायत। ठीक, तो नगर पालिका, अब इसका भी क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर क्राइटेरिया होता है। ठीक, जनसंख्या के आधार पर क्राइटेरिया होता है। जैसे नगर निगम है तो नगर निगम वो जगह होंगी या गठन उन नगरों में किया जाता है जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, 1 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, और पहाड़ की बात करें तो 90,000 या उससे अधिक। ठीक है, तो अगर आपके एरिया की जनसंख्या, आपके नगर की जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होगी तो वो नगर निगम कहलाएगा। ठीक है, और पहाड़ी एरिया है तो 90,000 या उससे अधिक। ठीक है, तो मैदानी के लिए 1 लाख या उससे अधिक और पहाड़ी एरिया के लिए 90,000 या उससे अधिक। ठीक है, तो जैसे नगर निगम में जनरली क्या होते हैं? नगर प्रमुख होते हैं, मेयर, ठीक है, डिप्टी मेयर, ये टाइप के लोग होते हैं। ठीक, तो राज्य में दोस्तों इस समय पर 8 नगर निगम, जैसे कि मैंने आपको बताए, जैसे कि इसमें आता है देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, ये अभी इस समय पर 8 हमारे नगर निगम है। ठीक है, अब जैसे नगर पालिका की बात करें तो वहाँ पर 50,000 से लेके 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए, तो वो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत में आएगी। ठीक है, और पहाड़ की बात करेंगे तो वहां पर होगा भाई 50,000 से लेके 90,000 तक। ठीक है, 50,000 से लेके 90,000 तक। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें, जैसे नगर पालिका परिषद है, हमारी नगर पालिका परिषद है 41। इसी तरह से फिर अब होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत में कितनी होती है? 5,000 से लेके 50,000 तक। 5,000 से लेके 50,000 तक की जहां पर जनसंख्या होती है वो नगर पंचायत होती है। ठीक है, और यहाँ पर चाहे वो पहाड़ हो चाहे प्लेन हो, दोनों के लिए सेम नियम है। ठीक है, और इस समय पर 43 नगर पंचायतें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख है वो क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नगर निगम, मैंने आपको बताया, नगर निगम की रचना दोस्तों होती है नगर निगम के प्रमुख से, यानी कि मेयर। नगर प्रमुख को क्या बोलते हैं? मेयर। इसके अलावा एक होता है डिप्टी मेयर, ठीक है, और सभासद। ठीक है, सभासद, या इनको आप पार्षद भी बोल सकते हैं, सभासद या पार्षद, इनसे इनकी रचना होती है। ठीक है, तो जो मेयर है और सभासद है, इनका दोस्तों चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए।
ठीक है, और डायरेक्ट मेथड से होता है, यानी कि जो स्थानीय जनता द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। लेकिन जो डिप्टी मेयर है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से होता है। ठीक, तो जो मेयर है और सभासद है, ये दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरांचल इस राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंत आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग या फिर बनर्जी आयोग? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दीक्षित आयोग। इसका राइट आंसर क्या है? दीक्षित आयोग। देखिए दोस्तों, 1994 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है ना, और इन्होंने बताया था कि जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गैरसैंण हमारा ज्योग्राफिकल सेंटर है, ठीक है, उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल सेंटर है। तो इन्होंने बोला कि जो गैरसैंण है इसको हमारे उत्तराखंड की राजधानी बनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उत्तराखंड बना तो उस समय पर अंतरिम सरकार थी भाजपा की, ठीक है। तो 11 जनवरी 2001 को जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो अंतरिम भाजपा सरकार थी, उन्होंने एक स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने फिर से इसको पुनर्जीवित किया और उस समय आयोग के अध्यक्ष बनाए इन्होंने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, ठीक है, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, जिनके नाम पर ही इसका दीक्षित आयोग पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने 17 अगस्त 2008 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को जब सौंपी इन्होंने, तो इन्होंने कई समस्याओं को गिनाया और गैरसैंण को राजधानी को खारिज कर दिया। यानी कि गैरसैंण, इन्होंने बोला कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी समस्या है, और इनके द्वारा सिफारिश की गई कि भाई जो देहरादून है उसको ही स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो दीक्षित आयोग ने एक तरीके से मना किया है कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाना चाहिए, जबकि कौशिक समिति ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि जो गैरसैंण है उसको उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुए, फिर कई सारे धरने प्रदर्शन होते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो जस्टिस थे वीरेंद्र दीक्षित, इनकी अध्यक्षता में ही आयोग का गठन किया गया था। वैसे देखा जाए तो 11 जनवरी 2001 को राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था, लेकिन जो जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित हैं वो 1 फरवरी 2003 से इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है, 1 फरवरी 2003 से इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था भाजपा के द्वारा, लेकिन इसको पुनर्जीवित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और 17 अगस्त 2008 को इन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी और गैरसैंण को राजधानी बनाने से मना कर दिया और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, उत्तराखंड की महिलाओं या उत्तराखंड राज्य की महिलाओं की सभी श्रेणी की सेवाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये प्रावधान किया गया था बीसी खंडूड़ी जी के समय पर, मुख्यमंत्री थे उस समय पे भुवन चंद्र खंडूड़ी, तो उनके शासनकाल में सभी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सेवाओं में 30% 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। 70 हमारी विधानसभा सीटें हैं, प्लस एक इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है सदस्य, ठीक है। पहले कौन थे? वो थे ईवी गार्डनर, ठीक है। दूसरे कौन थे? वो थे कैरन मेयर। तीसरे फिर से गार्डनर, और अब कौन है? वो है जॉर्ज आइवन ग्रेगरीमैन, ठीक है। कौन है इस समय पर? जॉर्ज आइवन ग्रेगरीमैन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो 4 एंग्लो इंडियन को नामित कर दिया गया। इसमें से जो गार्डनर है उन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल, मतलब 2 बार वो बने हैं, नामित हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों? ये 27वें नंबर का राज्य है। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? नैनीताल में अवस्थित है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और नैनीताल में हमारा
उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है ये भी पूछा जाता है, 20वें क्रमांक का उच्च न्यायालय है। अभी ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो कौन है, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 11, 7, 13 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर है 11। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन अभी हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की तो वो है 11। ठीक है, इसमें 9 आपके क्या होते हैं, परमानेंट जज होते हैं, 2 आपके एडिशनल जजेस होते हैं। ठीक है, तो 9 और 2 आपके कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक, और अभी कौन है, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, जो कि हमारे करंट में चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं, आपको बताना है कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, तो आप उत्तरकाशी गढ़वाल में है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल में है, पौड़ी भी गढ़वाल में है, लेकिन बागेश्वर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, जब उस समय पर भाजपा के द्वारा अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी को चुना गया था। ठीक है, प्रथम ये है, द्वितीय भी अंतरिम मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और भगत सिंह कोश्यारी के बाद क्या हुआ, चुनाव हुए और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने ND तिवारी। ठीक है, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं ND तिवारी और प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो है नित्यानंद स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है, तो वो है 50%। ये कार्य भी भुवन चंद्र खंडूरी के समय पर हुआ था। ठीक है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, ये सच्चाई नहीं ऊंचाई होगा। मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, 2500 से 5000 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। तो 2500 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 8000 फीट के अराउंड आता है, तो 8000 से 20000 फीट के ऊंचाई तक ये मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौल पद्म, और भगवान शिव को यह अर्पित किया जाता है केदारनाथ में। ठीक है, 2011 में राज्य में सृजित नए विभाग का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा विभाग। ठीक है, तो राज्य में जो 2011 में नया सृजित विभाग है वो है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा विभाग। ठीक है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष यानी कि राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी, ये थी विजया बड़थवाल। ठीक है, विजया बड़थवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, पहली महिला उपाध्यक्ष थी। प्रश्न भी कई बार आ चुका है। इसके अलावा अभी कौन है विधानसभा उपाध्यक्ष, वो है रघुनाथ सिंह चौहान। ठीक है, अल्मोड़ा से विधायक हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो है संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है दोस्तों, संस्कृत है। ठीक है, जनवरी 2010 से। ठीक है, जनवरी 2010 से। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत, और पहली कौन सी है, हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, आपको सम्मिलित कर सही उत्तर चुनना है, यानी कि आपने सुमेलित करना है, फिर उसके बाद सही उत्तर चुनना है। विकासखंड और जिले दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं हवलबाग। हवलबाग विकासखंड दोस्तों अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। डुंडा उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। ओखलखंडा नैनीताल के अंतर्गत आता है। खानपुर हरिद्वार के अंतर्गत आता है। यानी कि बनेगा किस तरह से, अच्छा A B 1 2 3 4 तो दिया ही नहीं, 1 2 3 4 यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3 ना, तो 4 1 2 3 यानी कि C वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो ये 30 प्रश्न थे दोस्तों जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड भी आप अदर प्रश्न भी जरूर पढ़िएगा। वीडियो को तो साथ में देखें ही, बुक्स को भी जरूर पढ़ें, इससे आपको तैयारी में डबल फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।